8:30 को चालू करे थे, खत्म करे। ओके, चालू किया ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। बंद कर इसको। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप कह रहे होंगे आधा घंटा लेट कैसे हो गया? ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट ऑन यूट्यूब। आई वॉज हियर अवेलेबल, बट समहाउ मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था वो यूट्यूब पे लिंक नहीं हो पा रहा था, एंड दैट इज वाई गॉट डिलेड। आई एम वेरी सॉरी, बट इट वॉज नॉट इन माई हैंड। आई वॉज हेल्पलेस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, वेलकम बैक गाइज। आप सभी का इस शो में है बहुत बहुत स्वागत। आज करेंगे शुरुआत इंक्वायरी इंस्पेक्शन चैप्टर से। आप सभी को मैं कह देना चाहता हूं, इंक्वायरी इंस्पेक्शन ये चैप्टर जो है, अगेन आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम सिलेबस। अगर डायरेक्टर के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो मुझे लगता है वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी, जिसमें से काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आर यू रेडी गाइज? कम ऑन। सो this lecture we are recording for examination November 20 as well as what May 21. It includes all the amendments which is applicable for November 20 onwards. So I hope you are having all the charts. I would request everybody to download the charts. The chart includes all the amendments. The charts includes all the amendments. You don't have to watch the lecture of amendments separately. I am going to cover all the amendments here in this revision lecture itself. So can I start guys? कुछ रिप्लाई करेंगे आप लोग मुझे? How's the Josh everybody? Are you ready now? Can I start? Can I start guys? Yes, very high. Yes, come on. Okay. सब लोग कह रहे स्टार्ट कर दो, हाई है, जोश हाई है. Okay, very good. Thank you so much. So guys, it's time to talk about inspection, inquiry and investigation. As you all know, this chapter is having lot of section. The section number will start from 206. It goes till section number 229. All these sections are amazing. This chapter is equally important. If you like watching Saudhan India, अगर आपको CID देखना पसंद है तो आपको जाहिर सी बात है ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा. I would like to ask you first question. What is the difference between I wala inquiry and E wala inquiry? In this case guys you have to understand, हम लोग इस चैप्टर में ई वाला इंक्वायरी नहीं है, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये कोई सिनेमा हॉल का बॉक्स ऑफिस नहीं है जहां पे ई वाला इंक्वायरी नहीं होता. दिस इज वेरी मच अबाउट व्हाट तहकीकात. In this case we have to use what I wala inquiry. So always make sure in the examination you are not writing E wala inquiry, otherwise outright आपके मार्क्स कट जाएंगे, because this is very important to be understood. Now the next point guys, come on. What is the difference between inspection, inquiry and investigation? Let me tell you all guys, इंक्वायरी इंसानों का होता है, इंस्पेक्शन किताबों और बुक्स और डॉक्यूमेंट का होता है. And now what is the meaning of investigation? Whatever data we collect during inquiry and inspection, it has to be analyzed. It has to be analyzed. It has to be investigated to get some conclusion. समझ में आया? जो डेटा इंक्वायरी में, इंस्पेक्शन में कलेक्ट किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रॉम सेक्शन नंबर 206, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज. नाउ दिस सेक्शन सेज आरओसी को जो हमने डेटा सबमिट किया है, वो डेटा सबमिट करने के बाद में अगर आरओसी को उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, they need further more information about it, तो उस केस में क्या आरओसी हमें नोटिस देकर 206 सबसेक्शन 1 में क्या हमसे वापस डेटा मंगवा सकती है? The answer is yes. What is question number 206 and subsection 2? What is that? It is the responsibility of not only the present officers and present director, it is the responsibility of the past director and past officer also to provide all the information which is demanded by ROC. 206(2) में आप सभी को देखना है ड्यूटी ऑफ कंपनीज ऑफिसर. आप सभी को समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 206(3) की बात करेंगे. नाउ वी आर ऑन सेक्शन नंबर 206 सबसेक्शन 3, एडिशनल रिटन नोटिस. आरओसी ने हमसे डेटा मंगवाया था. एक पहली बात, हमने डेटा दिया ही नहीं, और दूसरी बात डेटा दिया था पर इट वॉज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन.
क्या वो हमें वन मोर टाइम नोटिस भेज सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, दे कैन सेंड अस वन मोर टाइम नोटिस. 206 सबसेक्शन 3 is also over. Now we are here on section number 206 subsection 4. It's about inquiry by registrar. दोस्तों inquiry, you must have heard about CBI inquiry. You must have heard about it, right? आपने इन दिनों में दीपिका पादुकोण जो कल उसके साथ में जो होने वाला है वो भी अपने आप में एक इंक्वायरी ही है. आप अपना एक सवाल आपके साथ में है, आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी कब होगा? 206(1), 206(3) के डॉक्यूमेंट के आधार पर लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है तो यहां पे वो डिसाइड करेंगे कि इंक्वायरी कर लेना चाहिए. या फिर कभी कभी लगता है इन कंपनीज का बिजनेस जो है ना वो पूरी तरह से फ्रॉडुलेंट है या अनलॉफुल है, तो वहां पे वो इंक्वायरी कर सकते हैं. और तीसरी बात आपके सामने ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर के ग्रीवांसेस या इन्वेस्टर का रोना धोना ये लोग ठीक से मैनेज नहीं करते, यानी कि कंपनी वाले लोग शेयर होल्डर का और इन्वेस्टर का जो रोना है, जो उनकी मजबूरी, जो उनकी परेशानी है, उनका कोई इलाज नहीं देते. ऐसे समय पे वहां पे उन कंपनियों का इंक्वायरी होना जरूरी है. आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 206 सबसेक्शन 4. अगेन कौन करता है ये काम करता है रजिस्ट्रार. तो वन मोर टाइम कैन यू प्लीज रिकॉर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग 206(4) को कंफ्यूज करते हैं 210 के साथ में. 210 में इन्वेस्टिगेशन के भी 3 ही ग्राउंड है, यहां पे 206(4) के भी 3 ग्राउंड है. आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार करेंगे फिर से रिवाइज. 206 सबसेक्शन 4 इंक्वायरी कब होती है? नंबर 1 आरओसी इंक्वायरी कब करेगा? नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर 206(1) एंड 206(3) के बेसिस पर उसको लगता है इंक्वायरी करना चाहिए. नंबर 2 आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे. नंबर 2 है कि अगर कंपनी में अनलॉफुल कुछ हो रहा है. और नंबर तीसरी बात, आरओसी इंक्वायरी तब करता है जब कंपनी में ग्रीवांसेस इन्वेस्टर्स के सॉल्व नहीं होते. नाउ आई एम मूविंग ऑन सेक्शन नंबर 207. आपसे मेरा 204 में और एक दो सेक्शन और है, मैं उनके 206 सबसेक्शन 5-6. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी सो मोटो इंक्वायरी करवा सकता है? जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करा के इनका इंक्वायरी करा सकता है, इनका इंस्पेक्शन करवा सकता है. यह भी 206 सेक्शन में लिखा हुआ है. यानी कि ये काम करने का राइट सिर्फ आरओसी को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सो मोटो भी ये काम करवा सकता है. नाउ आई एम मूविंग ऑन सेक्शन नंबर 207. ये 207 की कई बातें ऑलरेडी 206 में लिखी है, जिसमें कहा था इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली प्रेजेंट डायरेक्टर एंड ऑफिसर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास्ट ऑल्सो टू प्रोवाइड डेटा विच इज डिमांडेड बाय आरओसी एंड इंस्पेक्टर. वो 207 में लिखा है, यहां पे देख सकते हैं आप, ये कवर हुआ है. अब बात करेंगे पावर ऑफ रजिस्टर इंस्पेक्टर. आप सभी जानते हैं ये एक चीज है बहुत ही इजी. 207 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि वो लोग डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो उसका जेरोक्स यानी फोटोकॉपी तो कर सकते हैं, साथ साथ में मार्किंग कर सकते हैं, स्टिकी नोट लगा सकते हैं, बिकॉज उनको डेटा को एनालिसिस करना बेहद जरूरी है. अभी नाउ इन दिस सेक्शन वी हैव टू कंसीडर अबाउट द पावर्स गिवन टू रजिस्टर्स एंड इंस्पेक्टर. रजिस्टर तो रजिस्टर है और इंस्पेक्टर कभी कभी सीजी अपॉइंट कर सकता है. इन दोनों के पावर उतने होंगे जितने की सिविल कोड की दे. आप यू ऑल नो व्हाट आर द पावर्स गिवन टू सिविल कोड. एक, चलो बुलावा है, दैट इज समन्स. नंबर 2, बुलावा देने के बाद भी अगर दे आर नॉट हैप्पी तो उनके वो दे विल आस्क फॉर व्हाट प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स. यानी कि आरओसी यानी कि इंस्पेक्टर पहली बात तो समन्स लगा सकते हैं, लोगों से बुक्स मंगवा सकते हैं. स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, वो बोलेंगे बुक्स को एफिडेविट करवा के लगाओ. स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, विटनेस लेकर आप वो अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं, एक्स पार्टी कर सकते हैं. ऑल सच राइट्स व्हिच आर गिवन टू सिविल कोड आर अलॉटेड टू रजिस्ट्रार एज वेल एज, कम ऑन गाइस, इंस्पेक्टर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी. नाउ come on guys, check it out. What is the connection between 206, 7 and 8? There is some strong connection between section number 208 and 206(7). Whatever data is collected during 206 and 207, I'll repeat one more time. इंस्पेक्टर ने, आरओसी ने 206 और 207 में जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन करके जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद में वो क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और वो क्या बनाते हैं? एक रिपोर्ट बनाते हैं. एंड दैट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट. आई होप यू आर देयर गाइस. I'll repeat one more time. Whatever data which is collected during 206 and 207, it will be analyzed by ROC. It will be analyzed by what? It will be analyzed by inspector, and after analyzing this data, report will be submitted to the central government, so the central government should understand कि आखिर जो इंक्वायरी चल रही थी, जो इंस्पेक्शन हो रहा था, उसका क्या हुआ है, आखिर उसका कैसी. unless and until central government is aware, central government को समझेगा नहीं ये इंक्वायरी में क्या चल रहा था, ये इंस्पेक्शन में क्या हुआ था. इसलिए it is the responsibility of ROC and inspector to provide report to the central government as per section number 208, ताकि उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद
वो कुछ जजमेंट ले सके. Now do not get confused between section number 223 and 208. 208 is also submitting report to CG, and 223 is also what about submitting report to the central government. So now what is the difference? 208 का जो गवर्नमेंट को सबमिशन दिया हुआ है, it is based on 206 and 7. But whereas if you talk about section number 203, 223, it is about what? एक मिनट, मुझे आई होप यू आर एबल टू हियर मी, राइट? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? एक मिनट. हेलो हेलो, प्लीज डोंट कॉल मी, अभी मैं लेक्चर में हूं, राइट? डोंट कॉल मी, आई एम इन द लेक्चर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ओके? पता नहीं कि लड़का कंटिन्यूस कॉल कर रहा है, आई एम नॉट इवन एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन यूट्यूब. कॉमन सेंस नहीं है लोगों के पास में. Okay, guys, so let's start. So there is a difference between section number 223 and section number 208. 208 का जो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जा रहा है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर 206 एंड 7. बट 223 सेक्शन में जो रिपोर्ट सबमिट हो रहा है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन डन इन द एंटायर चैप्टर. चाहे 210 का इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे 212 का इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे 216 का इन्वेस्टिगेशन हो, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन जो किए जाते हैं उसका रिपोर्ट सबमिट किया जाता है सेक्शन नंबर 223 में. I hope you are understanding this. Okay guys, we are moving on. Section number 209. आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. Guys, आपको जवाब देना है मुझे. एक मिनट भाई, ये बच्चा जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है, और लोगों के पास में कॉमन सेंस क्यों नहीं यार. हद है यार, हद है. मतलब ओ माय गॉड, मैं क्या कर रहा हूं. वो मुझे कॉल किए जा रहा है. उसको बोला मैंने कि भाई डोंट कॉल मी, आई एम इन द लेक्चर. मैंने उसको लेक्चर सुना है, स्टिल ही इज कॉलिंग मी. कभी कभी आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ. Okay, guys, welcome back. So we are moving on section number 209. You must be knowing what is the connection between section number 209 and 220. Guys, it's about what? Enter, search and seize. आप कहेंगे सर दोनों भी सेक्शन का नाम में एंटर लिखा है, सर्च लिखा है, सीज लिखा है, तो फिर दोनों भी सेक्शन में क्या डिफरेंस है? Yes guys, it's time to understand what is the difference between section number 209 and 220. दोनों दोस्तों में एक पहली बात जान लेना, कोई भी इंसान, दोनों सेक्शन में एक सिमिलरिटी. पहले तो क्या सिमिलरिटी है? अगर आरओसी को और इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा होगा कि कोई तो कंपनी में ऐसा कुछ होने वाला है कि डॉक्यूमेंट कोई फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, छुपा देंगे, उसको म्यूटिलेटेड पानी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, उस केस में सेक्शन नंबर 209 एंड 220 का इस्तेमाल किया जाएगा. फिर सर आप बोलेंगे दोनों, अगर दोनों का काम एक ही है, तो व्हाई सेक्शन नंबर 220 got introduced? The point is very clear guys, come on. 209 is meant for inspector as well as ROC, whereas 220 is meant only for inspector. Now the question is, what is one more difference? यहाँ पे 209 में अगर उनको लगता है तो वो एंटर सर्च तब कर सकते हैं, वो जब स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेते हैं. अनलेस एंड अंटिल द परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट इज टेकन, वो किसी भी प्रेमाइस में एंटर सर्च नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 209. पर 220 में इंस्पेक्टर की पावर ज्यादा है. 220 इज मोर पावरफुल. विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट यू कैन एंटर, you can search, you can seize. वो सिर्फ एंटर सर्च नहीं कर सकते, उन डॉक्यूमेंट्स को वो सीज भी कर सकते हैं. There's one more difference guys, come on check it out. In section number 209, it is for wherever the data is collected, the data is collected for 180 days and further extension is given what? 180 days more. यानी कि 360 के लिए ही ये 360 दिनों तक ये डेटा कलेक्ट हो सकता है. नाउ गाइस, देयर इज वन मोर पॉइंट अबाउट सेक्शन नंबर 220. 220 में 180 डेज का कोई भी क्लॉज नहीं है. वंस द डेटा इज कलेक्टेड, वो डेटा तब तक कलेक्टेड रहेगा जब तक इनका इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता. या आप समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे इफ यू कंपेयर 220 विद 209, यू विल फाइंड द 220 इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल. एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन में
209 में इंस्पेक्टर और आरओसी दोनों का नाम लिखा है और 220 में सिर्फ इंस्पेक्टर का लिखा है। इसका मतलब इंस्पेक्टर इज गेटिंग व्हाट, मोर पावर कंपेयर टू सेक्शन नंबर 209। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन नंबर 210 पे जाएंगे एंड बिफोर आई मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 210 आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी, गाइस कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 210 एंड 213? इसी पेज पे लिखा था, दोनों का नाम इन्वेस्टिगेशन ही है, इधर भी इन्वेस्टिगेशन इधर भी इन्वेस्टिगेशन, आखिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यस गाइस, देयर इज अ 100% डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 210, लेट्स डिस्कस, लेट्स डिबेट ऑन सेक्शन नंबर 210। सो 210 क्या है? 210 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 कंडीशन में से एक तभी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, हमारे कंपनी ने एसआर पास करके ट्रिब्यूनल के पास देना चाहिए, या फिर नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स सबमिटेड इन सेक्शन नंबर 208 ट्रिब्यूनल को ऐसा फील होने लगा है कि मैटर बहुत संगीन है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आई रिपीट वन मोर टाइम, व्हाटएवर डेटा, व्हाटएवर रिपोर्ट इज सबमिटेड इन सेक्शन नंबर 28 ऑन द बेसिस ऑफ सच रिपोर्ट अ ट्रिब्यूनल हैज अंडरस्टूड मैटर इज समथिंग वेरी सीरियस, इट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। दैट इज ग्राउंड नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड ग्राउंड? व्हेन यू नो, अगर 208 का रिपोर्ट के जाने पर हमारे कंपनी के लोगों ने एसआर पास करके बोल दिया, हे एनसीएलटी हमारे कंपनी में झोल चल रहा है, प्लीज जरूर इसका इन्वेस्टिगेशन कर लो। और तीसरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट में भी कभी कभी एनसीएलटी क्या कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यू कैन ऑल अंडरस्टैंड, ये तीनों बातें आपके सामने हैं। अब नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 213 को समझने के लिए मेरे को एक आपको डायग्राम बताना बहुत जरूरी है, एक पीपीटी बताना बेहद आपको जरूरी है। एक मिनट, कम ऑन भाई, मेरा टाइम वेस्ट मत करो मेरा। 213 का पीपीटी देखना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, आपके सभी के सामने आपको यह दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इतने साइज के साथ ही समझा देता हूं। अब जरा 213 की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन टू कंपनीज अफेयर्स। अब की बार वो तीनों देखो, याद रखना 210 में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, यू हैव टू अप्लाई वेयर, आपको वो अप्लाई करना होता है कहां पे? आई थिंक मैंने कुछ 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लेना चाहिए था क्या? ओके वेट ओके 210 में, आई एम वेरी सॉरी, 210 में जो मैंने बोला था एनसीएलटी, इट वाज अबाउट व्हाट सीजी। तो सीजी के पास 3 ग्राउंड होना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 210। सीजी को तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड होगा। लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम, एक तो एसआर, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट, एक तो 208। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 213, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं करते, यहां पे अप्लाई किसको करते हैं? एनसीएलटी को। पर आप कहेंगे सर उधर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो 213 की एप्लीकेबिलिटी है कब? देखो बच्चों, 210 में स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हो रही है। स्पेशल रिजोल्यूशन हर बार पास होना पॉसिबल नहीं है साहब, कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो है वो उनकी डिमांड है कि कंपनी में, हालांकि हो सकता है वो माइनर है, वो चाहते कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसे लोगों को पनाह मिलना चाहिए। इसलिए 213 कहते हैं अगर आपकी कंपनी में एसआर का जुगाड़ नहीं होता है, आओ मेरे पास, आओ राजा, 213 में आ जाओ। अगर आपके पास में एसआर है तो चले जाओ 210 में, और अगर एसआर पास नहीं होता तो आप जा सकते हो 213 में। पर 213 में यू वेंट स्ट्रेट डायरेक्टली टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट हियर सिंस यू आर नॉट हैविंग स्पेशल रिजोल्यूशन, यू आर हैविंग वन मोर लेयर, आपको पहले एनसीएलटी को प्रूव करना पड़ेगा, और एनसीएलटी को अगर लगता है कि मैटर सही चल रहा है, देन एनसीएलटी विल मेक एन अपील टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट की इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आओ बच्चों देखेंगे क्या हो सकता है, एग्जैक्टली कब होता है, एग्जैक्टली कब, जरा ध्यान से देखिए एग्जैक्टली कब। आपके सामने स्क्रीन पर मेंबर्स में लिखा है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यानी कि मान लो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में लिखा है 1/5, यानी कंपनी के मेंबर्स अगर 1000 होंगे तो उनमें से 200 मेंबर ने भी अगर कमान किसको अप्लाई किया होगा? एनसीएलटी को। साहब हमारे कंपनी में एसआर पास नहीं हो सकता, पर हम 200 लोगों की डिमांड है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन करा दो। और अगर एनसीएलटी को लगता है सही बोल रहा है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। And now it's time to talk about company not having or company having share capital। उस केस में कम से कम 100 लोगों ने बोलना चाहिए। पर अगर 100 लोग नहीं बोल सकते, या फिर नंबर में 100 लोग नहीं होगा, नंबर में एक भी इंसान हो तो चलेगा, पर जिसकी कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल कंपनी के टोटल कैपिटल के 1/10 भी होना चाहिए। यानी कि दोनों में से एक कंडीशन कम से कम सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक 100 लोग या फिर 1/10 शेयर कैपिटल, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, देन वी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू व्हाट ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल को अगर सही लगता है देन मैटर विल बी सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आदेश देके यहां पे करवाएगा इन्वेस्टिगेशन। अब एक बच्चों, कभी कभी दुनिया में
देखो मेंबर अप्लाई कर रहा तो बात सही भी लगती, पर दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसे लोग होता है, चौधरी बोलते हैं उनको, चौधरी। चौधरी यानी क्या होता है, ये चौधरी लोग है ना, इनका बाप का कुछ जाना नहीं, पर इनको नहीं क्या, ये कुछ अलग ही लेवल है इनका। दर्द किसी और, मतलब प्रॉब्लम किसी और का है, दर्द इनको होता है। ऐसे चौधरी लोगों के लिए है ये 3 बातें हैं। एनी अदर पर्सन, मतलब इसका नाम है चौधरी। अब ये चौधरी लोगों का है, चौधरी लोगों में देखो सबसे चौधरियों की इज्जत इतनी ज्यादा है साहब यहाँ पे। ये लोग वो लोग हैं, इनके पास में नंबर की जरूरत नहीं है। कौन से लोग है? कोई भी आम, जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है, मैं उसका शेयर होल्डर भी नहीं हूं, और मैं जाके बोल रहा हूं ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा दो। अब मैं कौन बन गया? चौधरी बन गया। तो मैं कब कर सकता है ऐसा कब होगा? जब इनमें से कुछ हो। एक पहली बात मुझे लगता है कि रिलायंस कंपनी का फॉर्मेशन ही क्रेडिटर को डुबाने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए, फंसाने के लिए हुआ है। दूसरी बात, अगर मुझे लगता है कंपनी के जो फाउंडर मेंबर ही है, कंपनी जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व जितने लोग हैं, वो कंपनी के गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, वो अच्छे लोग नहीं है। और तीसरी बात यहां पे लग रहा है कि मेंबर वर नॉट बीन गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द अफेयर्स, यानी कि मैं स्वप्निल पाटनी, आई एम नॉट इवन द रिलायंस का मेंबर, आई एम नॉट इवन द शेयर होल्डर, पर मेरे कुछ दोस्त जो शेयर होल्डर और जिनके ऊपर हो रहा था अत्याचार, जो कहने लगे मुझे कि हमें वहां की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती, हम जो पूछते हमें कुछ भी नहीं मिलता। मुझे लगता है ऐसे कैसे हो गए तुम्हारे साथ में? और मैं तो पढ़ा था कंपनी ला, रुको तुम मत करो अप्लाई, अगर तुम्हें अप्लाई करना है ना तो तुम कर देना 210 का एसआर पास करके, या 213 का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो स्क्रीन पे 100 मेंबर, एक तो तुम करो, और तुम्हें नहीं करना ना, मैं अकेला भी काफी हूं और मैं करूंगा अप्लाई एनसीएलटी को, और बोल दूंगा कि ये लोग आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिखाते, इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आई होप ये जो स्क्रीन पे जो दिया है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। ओके, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल चल रहा है, सही चल रहा है। ओके, वेलकम बैक गाइस, कम ऑन, चेक इट आउट। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी आर मूविंग ऑन सेक्शन नंबर 211-12। 211-12 की चर्चे बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब आया एसएफआईओ, यानी कि अब आया दोस्तों, ये है सीबीआई। सीबीआई कौन से ब्रांच का? ये ऐसा सीबीआई है जो कंपनीज एक्ट का सीबीआई, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। ये ऐसे वैसे काम नहीं करता, जब तक कोई सीरियस, नाम में लिखा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब तक मैटर बहुत संगीन ना हो, वो अपने आप को इंटरफेयर, छोटे चिल्लर मैटर में दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू डील विद अ स्मॉल इश्यूज, दे वांट वेरी बिग इश्यूज लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी। ऐसे बड़े बड़े कांड जब होते हैं ना, तो एसएफआई कम्स इनटू पिक्चर। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 211 एंड 12? दोनों भी एसएफआईओ 211 में एसएफआईओ इज गेटिंग इनटू 211 बोलता है कि एसएफआईओ को सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा, उसमें फलाना फलाना मेंबर्स होंगे, इतने चेयरपर्सन होंगे, इतने मेंबर होंगे, वो 211 है। इट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एसएफआईओ। बट 212 जो है, it doesn't talk about the formation of SFIO, it talks about the औकात of 212, it talks about the powers of SFIO। क्या करते हैं SFIO? मालूम है आपको, मैंने कहा था कल ही जब मैं आपको स्पेशल कोड पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था पूरे कंपनीज एक्ट में एक ही सेक्शन है which is called as cognizable offense, और समय आ चुका है 212(6) पढ़ने का, जहां पे लिखा है it is a cognizable offense, यानी कि 212(6) के तहत एसएफआईओ जब भी किसी को जाके पकड़ेगा ना, बगैर वारंट के उठा सकता है, और इतना ही नहीं, अरेस्ट करने के बाद में उसको बेल भी नहीं देता। ये पावर है। और एसएफआईओ कहता हम है, बाकी पानी कम है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है, व्हाट डज इट मीन गाइस? अगर कोई दूसरी डिपार्टमेंट लाइक जीएसटी ने, इनकम टैक्स, ऑलरेडी किसी बंदे का, किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ओके, और अगर वहां पे एसएफआईओ हो जाता है तो एसएफआईओ बोलता है बाकी सब हट जाएंगे, अगर मैं आता हूं तो बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मेरा कंट्रोल सबसे ज्यादा है। एंड नॉट ओनली दैट, it is the responsibility of all other government department to support, to help SFIO to investigate। और इतना ही नहीं, SFIO को भी अगर लगता है छानबीन में कुछ ऐसा मैटर उनके ध्यान में आया कि जीएसटी इन्होंने डुबाया हुआ है, या इनकम टैक्स कंपनी ने डुबाया है, तो अगर मान लो किंगफिशर का एनालिसिस कर रहे थे एंड दे आइडेंटिफाइड कि इनकम टैक्स भी नहीं भरा है, जीएसटी भी नहीं भरा है, तो ये SFIO भी क्या कहता है, ये जानकारी उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है। आपको सभी को जानना होगा दोस्तों, 212 में आया था एक अमेंडमेंट, पर 212 और 210 में डिफरेंस क्या है? एक जब मैं देखता हूं ना, मुझे कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। अगर आप देखेंगे ये जो तीनों पॉइंट है ना, इट इज एब्सोल्युटली सेम इन सेक्शन नंबर 210 एंड सेक्शन नंबर 212। सेक्शन नंबर 210 का ट्रिगर पॉइंट
एंड सेक्शन नंबर 212 का ट्रिगर पॉइंट बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। नंबर 1, वो इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं जब 208 में ऐसा लिखा हो कि मैटर बहुत संगीन है। दूसरी बात पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरी बात स्पेशल रिजोल्यूशन होता है पास। फिर आप कहेंगे सर 212 के एंट्री के लिए भी तीनों पॉइंट है, 210 के एंट्री के लिए भी तीनों पॉइंट है, फिर कैसे समझेगा 212 लगाए या 210 लगाए? ओनली इफ अगर 210 लगना है या 212 डिपेंड्स कि मैटर कितना संगीन और कितना सीरियस है। अगर उनको लगता है कि मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मैटर बहुत ही संगीन है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इन दैट केस वही मैटर, मुद्दे वही होंगे, 212 में भेजे जाएंगे। पर होस्ट एग्जांपल लेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में पर मैटर हल्का फुल्का है, इट विल बी सेंट टू 210। पब्लिक इंटरेस्ट में पर मैटर बहुत संगीन है, इट विल बी सेंट टू सेक्शन नंबर 212। बट दोस्तों इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट ओके 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 क्या लिख रहा है भाई विनोद क्या लिख रहा है? ओके भाई तुम क्या लिख रहे है? कौन है शुभ पारिक? हौला हो गए? ओके नाउ द क्वेश्चन इज 212, इसमें लिखा है कुछ अमेंडमेंट आए थे एंड दिस अमेंडमेंट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जब मैं अमेंडमेंट बोलता हूं ना you have to concentrate, और जब मैं अमेंडमेंट बोल रहा हूं ना, आई एम नॉट डिस्कसिंग द अमेंडमेंट ऑफ ओनली नवंबर 2020, आई एम टेकिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ May 20, नवंबर 19, आई एम टेकिंग अमेंडमेंट्स ऑफ ऑल बिकॉज इट्स highlighted and it's not only about November 20 Anna. I'm taking all the amendments because sometimes amendments were there in May 20 but it wasn't asked in the examination. It may happen the amendments which were there were November 19 and May 20 can be asked in November 20. So yeah, that's why all the amendments, although it was in the previous attempt and the back-to-back the previous attempt or host act this attempt, it has to be taken very seriously, guys. I hope you all understanding this. Come on, guys. Come on, check it out. Okay, guys. अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें आया है अमेंडमेंट, यहां पे पहले जो लिखा था ना उसके बदले अब याद रखना है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि एसएफआईओ एक पूरा ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर कई डायरेक्टर है, पर अब इनका बोलना है कोई मतलब कि पुलिस को जैसी पावर होती है वैसी एसएफआईओ के डायरेक्टर को पावर होती है, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे वाले लोग नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर उसके ऊपर वाले जितने भी लोग होंगे एसएफआईओ के ऑफिस के अंदर, उनको ये पावर दी गई है लाइक पुलिस, दे कैन अरेस्ट एनीवन एंड मोरओवर दे आर नॉट इवन रिक्वायर्ड टू गिव द वारंट बिकॉज इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरी बात 24 घंटों के अंदर उन्होंने उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया हुआ है उसको कहां ले जाना चाहिए? स्पेशल कोर्ट के पास में, या फिर यहां पे मैजिस्ट्रेट का नाम लिया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट, इन तीनों में से एक जगह पे ले जाना चाहिए ताकि वो अपना बयान दे सके, क्योंकि बयान जो कोर्ट के सामने दिया जाता है इट इज वेरी मच वैलिड। ओके, ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल XYZ बंदा जो था वो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था एसएफआईओ के ऑफिस में, अब वो क्या कर रहा है, वो विजय माल्या को पकड़ लेता है, तो 24 घंटों के अंदर इनमें से किसी के पास ले जाए, और मोर ओवर आफ्टर ही इट इज अरेस्टेड, उसने एक इन्वलप में जिसको सील पैक करके उसने ये खत वो इन्वलप एसएफआईओ के ऑफिस में भेजना चाहिए चुपके चोरी, ताकि किसको ना समझे, पब्लिकली ना हो जाए कि किसको अरेस्ट किया गया है, एंड दैट एनवलप शैल बी सेंट टू द एसएफआईओ ऑफिस ताकि उनको समझे कि विजय माल्या को अरेस्ट किया हुआ। कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है एसएफआईओ अपने आप में एक आदमी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एसएफआईओ इज एन व्हाट आर्टिफिशियल पर्सन, उसके अंदर बहुत सारे हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो सारे ह्यूमन बीइंग डायरेक्टर्स जब भी किसको अरेस्ट करेंगे जिनकी औकात असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर की, तो वो किसको इन्फॉर्म करेंगे? एसएफआईओ के ऑफिस को करेंगे। ये अमेंडमेंट मैंने खत्म किया हुआ है। ओके, जस्टिस फॉर एसएसआर सर, यू आर गॉड फॉर मी। अरे क्या हौले हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं बाप। ओके, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने आप को संभालो, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने दो ना। मुन्ना कौन है मेरा बच्चा? ये मोहित व्यास। बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, थैंक यू सो मच, आप डिस्टर्ब मत करो। हाँ, अच्छा बच्चा है ना मेरा बेबी। ओके, अब चलो इस ट्रैवलिंग टाइम के बारे में भी कुछ बात कर लेते। उस अमेंडमेंट में एक चीज आई थी कि 24 घंटे के अंदर ट्रैवलिंग टाइम पकड़ना नहीं चाहिए, यानी कि आगरा में किसको पकड़ा होगा और दिल्ली में अगर ऑफिस है जाने को 6 घंटे लगते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 18 घंटे में कैसे? 18 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड करना चाहिए। इसका मतलब जब पकड़ेंगे
तो 24 + 6 30 घंटे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 214 गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। देखो बच्चों, 210 में भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआर बोल के अप्लाई किया, 213 में 100 मेंबर 110 मेंबर ने अप्लाई किया। भाई एसएफआईओ सर, ये जो जिनको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मे बी एनसीएलटी को अप्लाई करते हैं, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट को होते हैं, भाई ये लोग फोकट में नहीं आते। जो बंदा अप्लाई करेगा ना 25,000 रुपया देना पड़ेंगे, और अगर ये 25,000 रुपए दिए और हमने जो एप्लीकेशन किया था, हमारे जो लगाए हुए एलिगेशन से अगर वो सही निकल जाते हैं, तो जिन एप्लीकेंट ने 25,000 रुपए दिए थे वो उनको वापस मिलेंगे। सेक्शन 214 खत्म हुआ। Now it's time to talk about section number 215। जो बंदा, देखो बच्चों, गिरफ्तार करने के लिए या फिर ये इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन करने के लिए इस चैप्टर में वो पर्सन की जब बात करती है, पर्सन हैज टू बी एन इंडिविजुअल पर्सन इन कैपेसिटी। ही कैन नॉट बी पार्टनरशिप फर्म, ही कैन नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि दोस्तों, आप कहेंगे मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म को इन्वेस्टिगेटर या इंस्पेक्टर बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल आदमी बन सकता है। आप ये नहीं हो सकते ईवाई इंस्पेक्टर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ईवाई के अंदर का एक पार्टनर इंस्पेक्टर हो सकता है। कम ऑन गाइस, 216 की बात करते हैं। चलो सब लोग लाइन पे चल रहे हैं, सब लोग लाइन पे चल रहे हैं। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, आपको जवाब देना है, मेरे साथ में बोलना है, रुके ना तू थके ना तू। 216 नंबर की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अरे बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, सामने दिखता कोई और है, उसके पीछे कोई और चेहरा होता है। रिया चक्रवर्ती एक मोहरा है, उसके पीछे कोई और है। ये तो सिर्फ एक जनता को बताए, ये तो एक हमारे समझ के परे कि आखिर सुशांत सिंह को मारा किसने। वही केस के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा, जिस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है कंपनी में, या फिर जिस डायरेक्टर को अरेस्ट किया जा रहा है कंपनी में, कभी कभी लगता है कि यार ये नहीं है, इसके पीछे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शक आता है कि इसके पीछे ट्रू ओनर कोई और ही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चाहे उतने इंस्पेक्टर बुलाकर वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि बताओ फाइनेंशियली या फिर नॉन फाइनेंशियली इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। आखिर ये बंदे ने जो गलत काम किया है, इसकी औकात नहीं है, हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे है कोई और हो सकता है उसकी, बिकॉज ये इनजस्टिस हो जाएगा। आप उनको पनिश नहीं कर सकते जो इनोसेंट है। ये जानने की दरकार है कि आखिर इसके पीछे कौन है। ओके, 270 इज अबाउट पावर्स गाइस, डोंट उसके बारे में कुछ ज्यादा बात करने लायक कुछ नहीं है। 218 की बात करेंगे। देखो बच्चों, किंगफिशर के अंदर कई सारी एयर होस्टेस थे जिनको सैलरी नहीं मिली थे, या फिर किंगफिशर में और भी बहुत सारे एम्प्लॉइज थे। दे वांटेड टू स्पीक अगेंस्ट विजय माल्या, बट दे वर स्कैर्ड of speaking anything against विजय माल्या। They did not want to speak because they were scared। उनको लग रहा था अगर हम लोग कुछ बोलेंगे जॉब चले जाएगी, अगर हम बोलेंगे तो हमारी पगार, हमारी सैलरी कम कर दी जाएगी। इसीलिए आज के बाद में सेक्शन 218 कहता है, सेक्शन 218 is giving guarantee nobody can make any changes in the employment terms and condition। ये अगर किसी एम्प्लॉय ने अगर कुछ बोला होगा तो आने वाले 3 सालों तक या इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक, whichever is earlier, उसके साथ में, उस एम्प्लॉय के साथ में कंपनी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। भले वो कंपनी ने कुछ भी बोल दिया होगा विजय माल्या के बारे में, पर कंपनी उसको निकाल नहीं सकती, उसकी सैलरी कम नहीं कर सकती, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकती। दैट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द मैनेजर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 219 गाइस, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स और रिलेटेड कंपनीज। क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं किसी और का, पर उसकी सुराग, आपने रिया चक्रवर्ती के बारे में कितना मैं कहना चाहता हूं, सुशांत सिंह के डेथ के बाद में ऐसा लगने लगा है कि साला ये मैटर था किसका, सुशांत सिंह के डेथ का। फिर अचानक से ये मैटर कहां चला गया, ये नेपोटिज्म में चला गया। फिर अचानक से ये मैटर कहां चला गया, कंगना रनौत के पास। मतलब कितने रिलेटेड पार्टीज है। आप तो कहीं जाके मुझे बताओ, सुशांत सिंह का मैटर तहकीकात करने के लिए आप दीपिका तक पहुंच गए, इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टीज। यही चल रहा है यहाँ पे। कभी कभी कुछ चीजों का सुराग, कुछ चीज की तहकीकात में कंक्लूजन नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे है कौन, तो उससे जुड़ी हुई सारी कड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। देन यू गेट कॉमन, देन यू गेट प्रॉपर कंक्लूजन ऑन इट। इसीलिए बच्चों यहां लिखा है रिलेटेड पार्टी का भी कभी कभी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। ऑल्दो सपोज मान लीजिए किंगफिशर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का काम चल रहा है, हो सकता है वो गुत्थी सुलझाने के लिए हम किंगफिशर के होल्डिंग को
किंगफिशर के सब्सिडियरी को या होल्डिंग के सब्सिडियरी को भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पॉइंट 1। दूसरी बात, किंगफिशर में एग्जांपल लेते हैं सत्यम का। सत्यम में 2008 साल में, इन 2008 सत्यम में कांड हुआ। उस समय रामलिंग राजू was one of the director of the company, but Ramalinga Raju at the same point of time was the director in Infosys also. The company had issued a notice against Satyam. तो बताओ बच्चों, उस समय सत्यम के अगेंस्ट में भी भले ही इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा चालू, पर उस समय वो इन्फोसिस का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप बोले क्यों? बिकॉज दोनों में कॉमन कड़ी जिसका नाम है रामलिंग राजू, he was the director of Satyam, he was the director of Infosys, both the company shall be investigated. All the investigation was going or was happening with किसके साथ में? सत्यम, पर वो साथ साथ में इन्फोसिस पे भी हो सकता है। तीसरी बात, मान लीजिए 2008 साल में सत्यम कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज और जितने भी डायरेक्टर थे, हालांकि सत्यम कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपको लगता नहीं उस समय कंपनी के जितने भी अभी हालांकि अभी उन्होंने कंपनी छोड़ भी दिया होगा, फिर भी उनका इन्वेस्ट आज 2020 है और 2008 का इन्वेस्टिगेशन हम लोग आज कर रहे हैं, तो उस समय 2008 साल में जितने भी एम्प्लॉय जितने भी डायरेक्टर थे ना, उनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये सब कुछ हम लोग क्या बात करें? रिलेटेड पार्टीज की बात करें। जरा देखिए यहाँ पे सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज नॉमिनीज ऑफ द कंपनी, और ये सब मैंने आई थिंक ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो आपको सब मुझे बताना है, अब ये बात समझ के चलेगा। एक और भी बात है कि आज के एक ऐसी बात इसमें, और एक चौथा पॉइंट जो मैं अभी तक बोला नहीं, अगर मान लीजिए सत्यम कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर सत्यम कंपनी के कहने के ऊपर कोई और कंपनी आज इस समय, मान लो आज भी सत्यम कंपनी और उसके इशारे पर मान लो महिंद्रा की कंपनी चलती है, तो हम लोग महिंद्रा का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हालांकि महिंद्रा का कोई लेना देना नहीं है, पर उस गुत्थी सुलझाने के लिए महिंद्रा का भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना। एक बात याद रखिएगा बस, ये जो अभी का जो एग्जांपल दिया ना मैंने सत्यम महिंद्रा का, ये 2020 के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि आज सत्यम किस किस को सुनाता है या सत्यम का कौन कौन सुनता है। पर जो पहले वाले 3 पॉइंट बोले, तो हम लोग वो 2008 का फ्रॉड के लिए 2008 की ही कनेक्शन चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल 2008 में सत्यम के कौन से होल्डिंग थे, कौन से सब्सिडी, आज की नहीं चेक करेंगे, या 2008 में उनके कौन से एम्प्लॉयज थे उनको चेक करेंगे, या फिर 2008 में रामलिंग राजू और कौन से कंपनीज में डायरेक्टर थे उनको चेक करेंगे। आज रामलिंग राजू किधर डायरेक्टर उसको नहीं चेक करेंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, आई एम मूविंग ऑन। सेक्शन नंबर 220 हमारा हुआ है, 221 पर जाएंगे। फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कंपनी के असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा लगता है फंड ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो ट्रांसफर इसीलिए किए जा रहे हैं, और ट्रांसफर होने के बाद में ऐसा लगता है वो असेट ट्रांसफर होने की वजह से, वो फंड ट्रांसफर होने की वजह से हमें लगता है इट विल हैव डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द कंपनी, इट विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कंपनी, ऐसा लगता है। तो उस केस में हम लोग अप्लाई करके ट्रिब्यूनल को ये बोल सकते हैं, हे ट्रिब्यूनल, इनके जो असेट को ट्रांसफर करने के लिए आप रोक लगाइए, फ्रीज कर दो, बट दिस विल नॉट बी फॉर मोर देन 3 years। पर अब कौन से ग्राउंड पे ऐसा कब बोल सकते हैं, ऐसा कौन से मैटर में बोल सकते हैं? एक, अगर कंपनी 241 के लिए किसी ने 241 में, अब समझ 244 इतने लोगों ने 241 के लिए अप्लाई किया हुआ है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ने, और बोला है कि किसी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, और ट्रिब्यूनल को बोला है, तो ट्रिब्यूनल आदेश देगा एज पर सेक्शन 221 की इसके असेट्स को फ्रीज कर दो, भेजो मत इधर उधर, ट्रांसफर मत करो, बिकॉज इसका डिट्रीमेंटल इंपैक्ट हो सकता है। दूसरी बात, इस चैप्टर के तहकीकात के अंदर चाहे 210 में हो, चाहे 212 में हो, चाहे 213 में हो, चाहे 216 में हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा लगता है कि अगर इनको असेट ट्रांसफर करने देंगे ना, तो ये पूरा गेम बजा देंगे। अगर इनको असेट कर ट्रांसफर करने का चांस दे देना, तो इनके नापाक इरादे कामयाब हो जाएंगे, ये फ्रॉड करने में पूरी तरह से, फ्रॉड को पूरी तरह से अंजाम दे देंगे। हमें थोड़ा बहुत भी खतरा नजर आता है तो हम एनसीएलटी को अपील कर देंगे और एनसीएलटी को बोल देंगे इनको फ्रीज करवा दो। या फिर जिसका 1 लाख रुपए भी या 1 लाख रुपए से ज्यादा भी कंपनी के ऊपर पैसा अटका हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी क्रेडिटर अगर उन्होंने अप्लाई किया, तो ट्रिब्यूनल उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के असेट्स को, या सोचो ना, असेट को फ्रीज करना कितनी बड़ी बात है। यू आर नॉट एबल टू सेल एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द असेट, मतलब कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे हालात में आपको समझ में आ रहा हुआ ना। तो क्वेश्चन इज
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 221 एंड 22? दोनों में भी वर्ड है फ्रीज फ्रीज, इधर भी 3 साल और इधर भी 3 साल। अब सवाल उठ रहा है, यहां पे इट वाज अबाउट असेट्स, but in this case, in section number 21, it was about asset, but in section number 22, it is not about asset, it is about the security, it is about the shares, it is about the debenture, it is not about the asset, it is not about the land, machine and all those. So the question is, when section number 222 will trigger? Section number 222 will come into picture only if somebody is doing some investigation in what section number 216. 216 में ट्रू ओनरशिप का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यानी कि ट्रू ओनर इसके पीछे कौन है, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फिर भी अगर हमने उनके शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट दे दिया, डिबेंचर को ट्रांसफर करने का राइट दे दिया साहब, तो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रू ओनर। इसीलिए 216 जब चल रहा हो, ट्रू ओनर आइडेंटिफाई काम करने का काम चल रहा हो, उस केस में ही 222 का इस्तेमाल करके उनके शेयर्स के ट्रांसफर को, उनके सिक्योरिटीज के ट्रांसफर को 3 साल के लिए रोक सकते हैं। Okay, I hope you are understanding this. Okay. It is about section number 22. Now the question is, what is the difference between 221 and 222? 221 talks about entire asset. 221 specifically talks about security. What is the similarity? 3 years, 3 years. What is one more difference? 221 will trigger when there is a 241 section or when there is a 210, 213, 216 section, या किसका 1 लाख रुपए का भी होगा वो भी अप्लाई कर सकता है। Whereas section number 222 will be applicable only when 216 is going on. I hope you understand this. Okay guys, I'm moving on section number 223. Concentrate everybody. और ये जो लोग ये बीच बीच में कर रहे हैं उनको रोको यार, ये कौन है, हावले है क्या तुम लोग यार? हम पढ़ा रहे, तुम फालतू क्या दूसरा कमेंट कर रहे? If you don't want to study, you should leave the group. अरे यहाँ इतना बच्चों के अटेंड है, एवरीबडी इज लर्निंग सीरियसली, आप जबरदस्ती का बीच बीच में कुछ अलग अलग डाउट पूछ रहे हो। अरे ये सम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस गोइंग ऑन, प्रोफेशनल लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ बीच बीच में आके अपना कमेंट करते हो। अरे आपको पूछना है बाद में पूछो ना यार, आप कम ऑन, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। सेक्शन नंबर 223, इट इज अबाउट द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। I already told you about section number 208 and section number 223. What's the difference? Section number 208 talks about the report submitted to CG only if there's a 206 and 207 is going on. तो 206 और 207 में क्या हुआ, वो मैटर को रिपोर्ट करने के लिए 208 होता है। बट सेक्शन नंबर 210 में इन्वेस्टिगेशन किया, 213 में इन्वेस्टिगेशन किया, 216 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, 212 में SFIO ने इन्वेस्टिगेशन किया। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि इन्होंने जो ये सेक्शन में किया, जो तहकीकात में इनको मालूम चला है या जो इन्होंने रिपोर्ट बनाना चाहिए, एंड द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड कि आखिर इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन क्या हुआ है। बट नॉट ओनली दैट, देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन सेक्शन नंबर 223 एंड 224. After getting the report of section number 223, central government will take some action. So whatever action is taken in section number 224, it is purely based on the report submitted in section number 223. Now what is that section number 225? Expenses. Do not misunderstood guys. There's a difference between section number 214 and section number 225. 214 talks about 25,000. 225 doesn't talk about 25,000. It is something other than 25,000 collected from the applicant. See, मैंने अप्लाई किया तो मुझे 25 देना पड़ेंगे, ये 214 कहता है। 225 वो नहीं कहता। मान लीजिए कंपनी ए ने या कुछ लोगों ने कंपनी बी के ऊपर, कुछ लोगों ने किंगफिशर के ऊपर कुछ अप्लाई किया, एलिगेशन लगाया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस प्रोसीडिंग का जो भी खर्चा है वो तो गवर्नमेंट क्यों करेगी? ए सफर कर रहा है, बी कंपनी गुनाह कर रही है, सफर ये जो सारा खर्चा जो है शुरुआती में सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरा प्रोसीडिंग का आप सभी जानते हो, SFIO बहुत बड़ी बॉडी है, इन्वेस्टिगेटर्स है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ROC इन्वॉल्व है, इन सब के प्रोसीडिंग को बहुत सारा पैसा लगता है। इनिशियली फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट will spend from their own pocket. After case is getting over, after entire work is getting done, उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि ये पैसा किससे वसूलना है, आखिरी गलती किसने की थी। Then later on it will be taken from those parties.
तो पहले इनिशियली द फंड विल बी स्पेंड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, आगे 226 की, और ओनली लास्ट 4 सेक्शन आर लेफ्ट गाइस. कम ऑन, चेक इट आउट. वॉलंटरी वाइंडिंग अप. दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा होगा कि किसी कंपनी का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मे बी investigation of section number 210 or 212, 13, 16, whatever it is. Okay, it was going on, and company wanted to protect themselves from such kind of investigation. Then company had make an application of getting what, voluntary wound up. Yeah, company has started making an application what, section number 241, operation. So this section says if investigation proceeding of this chapter is already started, nobody can stop it. Nobody can stop it. वॉलंटरी वाइंडिंग अप का तुम अप्लाई कर लो, तुम 241 में चले जाओ ऑपरेशन के लिए. एक बार इन्वेस्टिगेशन चालू होना, nobody can stop it. सेक्शन नंबर 226. ओके, लीगल एडवाइजर, व्हाट इज दैट? एग्जाम्पल, रिया की बात कर लो. वैसे कंपनी का एग्जाम्पल नहीं, मैं बात कर रहा हूं. मैं रिया की बात कर लो, और अभी जाके, अब रिया ने तो ऑब्वियसली अपने लॉयर को सारा सच बताया होगा उसने मर्डर किया कि नहीं किया, तो कल चल के जाके सीबीआई के लोग उसके लॉयर को नहीं पूछ सकते. ठीक उसी तरह से यहां पे लिखा है कि अगर कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंस्पेक्टर विजय माल्या की कंपनी का जो लॉयर है, या विजय माल्या का जिन बैंक्स में अकाउंट है, उनको जाकर पूछताछ नहीं कर सकता, और इंक्वायरी करा भी, it is not the responsibility of lawyers and bankers to ask any answer or to give any answer on the question asked by the inspectors. It is not the responsibility of the legal advisors and bankers to disclose any information of their clients or their customers to the inspector, to the ROC. I hope you get it. Section number 228, investigation etc of the foreign company. साहब एक बात याद करना, 206 से लेकर 229 ने कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी जो भारत की है, चाहे वो किंगफिशर ले ले, चाहे येस बैंक ले ले, किसी ने भी कुछ गड़बड़ किया हो, हम उसको बजा देते, ठोक देते हैं. माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ये जो एक्ट का जो स्ट्रिक्टनेस है, जो स्ट्रिंजेंट जो एक्ट बनाया हुआ है, डू यू थिंक इट शुड बी एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज ऑल्सो? व्हाट डू यू थिंक? यू शुड आंसर हियर इन द कमेंट बॉक्स. डू यू थिंक ये जो स्ट्रिक्ट काम जो हमने जो बर्ताव हमारा बनाया है भारतीय कंपनी के साथ में, 206 से लेकर 229 हम लोग इन्वेस्टिगेशन में उनकी बजा के रख देते, डोंट यू थिंक सच सेक्शन, द एंटायर चैप्टर शुड बी एप्लीकेबल अगेंस्ट ऑल द फॉरेन कंपनी ऑल्सो? अगर कोई फॉरेन कंपनी, एग्जांपल बात करेंगे, कोई माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, या केएफसी ले लो, पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, जो इंडिया में काम कर रही है, एप्पल कंपनी, अगर इन्होंने कभी इंडिया में आके कुछ गलत किया, सो डोंट यू थिंक ऑल दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर शुड बी एप्लीकेबल अगेंस्ट दोस कंपनीज आल्सो? यस और नो? द आंसर इज यस. साला हमने अपने वालों को नहीं छोड़ा. अबे तू कौन है बे? अरे हमने अपने वालों को नहीं छोड़ा. तू तो वैसा भी हमारा नहीं था, ठोक देंगे. इंडिया में आने का ना इज्जत से काम करने का, लूटने का नहीं. लूटेंगे ना, ठोक देंगे. ओके, और ये चैप्टर ही है जिसके से कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को लोग डरते हैं. अगर ये चैप्टर में फाइन और ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो लोग गुनाह करते हैं, उनको डर भी नहीं होता. लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर 229, पेनल्टी फॉर फॉल्स. 209 में फॉल्सीफाइड, वो बोलता ना कोई फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, तो एंटर करेंगे, सर्च करेंगे. और एक्चुअली क्या किया, हमारा इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचा ही, वो डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने वाला ही था. उतने में विजय माल्या ने वो जो डॉक्यूमेंट थे वो खा लिए, पानी पी लिया उसके ऊपर, बोले अब निकाल लो. चाहे वो 209 में, चाहे 220 में, देखो आपको डॉक्यूमेंट्स को आपने कुछ करना नहीं चाहिए, इसलिए वो एंटर कर रहे थे, सर्च कर, पर आपने एंटर करने के पहले वो कांड कर चुका था. डोंट यू थिंक ऐसे समय पे ऐसे गद्दारों को कुछ पनिशमेंट होना चाहिए, एंड दैट पनिशमेंट विल बी गिवन एज पर सेक्शन नंबर 229. रिमेंबर दिस पॉइंट. वन मोर थिंग, अगर आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ने भी झूठा बोला ना, झूठ बोला, मालूम था फिर भी झूठ बोला, मालूम था फिर भी झूठ बोलता है, साहब छोड़ेंगे नहीं, 229 में ठोक देंगे.
I hope you understood the entire chapter is over, guys. Come on, bang, bang. Ha! Everybody over? Come on, welcome back. So let's revise all the section, guys. I hope you enjoyed this session. बिल्कुल बिल्कुल अनुज ऐसा ही पढ़ाया था मैंने क्लास में. एग्जैक्टली 209 प्लस 220 इज इक्वल टू 229. ओके, और उसको उतनी फाइन लगेगी जितनी 447 में लिखी है. 229 कहता है कि उसको उतनी फाइन लगाओ जितनी 447 लिखी. बिल्कुल सही. बताओ जरा, कमेंट लिख के बताओ आपको चैप्टर समझा कि नहीं समझा. मजा आ गया, ऑसम है, मस्त है, शानदार है. यस सर, आपके एग्जाम्पल एकदम सेट है. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच बेबी. तन्वी, राज, प्रियांशी, मुस्कान, प्रदीप, थैंक यू सो मच. सचिन, ओके, एकदम फिर से क्लास वाली फील आ गई. थैंक यू सो मच. वर्षा जी, थैंक यू सो मच. क्लास में ही समझ आ रहा है. ओके, राहुल शर्मा जी, थैंक यू. सोहित, अरबाज, ओके, आशीष गुरु जी लिख रहा है, थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया समझा है. एक बार रिवाइज करें इसको. लेट्स रिवाइज वन सेक्शन नंबर 206 से 200 बैक टू बैक ठोक देंगे. 206 एक, अगर मान लीजिए हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट किया फिर भी आरओसी मांगा से 206 दो. रिस्पांसिबिलिटी है 5 करंट डायरेक्टर की, जो भी मांगा देने का. 206 3, अगर डॉक्यूमेंट सबमिट किया नहीं हो या फिर किया था पर वो ठीक से था नहीं या इनएडिक्वेट था, उस केस में 206 3 लगाते हैं. यानी कि आरओसी और एक बार नोटिस भेज सकता है. 206 4, इट्स अबाउट इंक्वायरी. 206 5 6, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है. 207, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ करंट एज वेल एज पास्ट ऑफिसर एंड डायरेक्टर. वन मोर थिंग, 207 में और एक चीज लिखिए, इनको वो कॉपी भी कर सकते हैं, वहां पे समरी भी निकाल सकते हैं. एंड 207 में उनको सिविल कोर्ट की पावर भी दी है. 208 में क्या है, रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट. व्हाट इज 209, एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, सीज का. 210 इन्वेस्टिगेशन, पर आपके इन्वेस्टिगेशन के 3 ग्राउंड कौन से, एसआर करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट, और कौन सा 208 के ग्राउंड. 211 क्या लिखा है, अरे बोलो ना, कम ऑन बोलो, मेरी आंखों में देखो. 211 एसएफआईओ, 212 एसएफआईओ, 211 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ, 212 में पावर्स एंड ऑल दैट. 213 अगेन इन्वेस्टिगेशन, बट दिस टाइम इट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. एक तो मेंबर, एक तो चौधरी. 214 25,000 रुपए देना पड़ेगा. 215 इंडिविजुअल लोग ही वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. इंस्पेक्टर शुड बी एन इंडिविजुअल पर्सन. 216 इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रू ओनर. 217 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर. 218 उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे भले ही उन्होंने विजय माल्या के अगेंस्ट में बयान दिया होगा. 219 रिलेटेड पार्टीज. 220 एंटर सर्च बाय इंस्पेक्टर. 221 फ्रीज कर देंगे. 222 में भी फ्रीज करेंगे. 221 फ्रीज ऑफ असेट्स. 222 फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी. 223 मेकिंग रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. 224 सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन. 225 मैं भूल गया. व्हाट इज 25? ओह, इट्स अबाउट आई थिंक एक्सपेंसेस, राइट? हां, एक्सपेंसेस. 226 वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने का अप्लाई करेंगे, फिर भी ये इंस्पेक्शन रुकेगा नहीं. उसके बाद में 227 गाइस, कम ऑन टेल मी व्हाट इज दैट 227? ये इट्स अबाउट लीगल एडवाइजर और बैंकर को इनका कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. 228 फॉरेन कंपनीज को ये पूरा का पूरा चैप्टर एप्लीकेबल है. एंड 229 कोई भी इंसान ने अगर वो फाड़ दिया होगा, फोड़ दिया होगा, झूठ बोला होगा, देन सेक्शन नंबर 229 विल बी एप्लीकेबल. दैट्स ऑल गाइस. लेट्स स्टार्ट. एक बार रिवाइज करें, उल्टा जाए. चलो एक बार उल्टा जाए. चलो एक मजा करते हैं, मजा करें. 229, कम ऑन बोलो ना, बोलो. चलो 1 मिनट में, चलो कम ऑन, चलो बोलो. हाँ, 229 आपने फाड़ दिया, फोड़ दिया, झूठ बोला. 228 फॉरेन कंपनी. कुछ हुआ है क्या? चलो याद करें. ओके, 229 वो हो गया. 228 फॉरेन कंपनी. 227 अरे बोलो ना यार, वो लीगल एडवाइजर वो कुछ नहीं बोलेंगे. 226 वॉलंटरी वेंडिंग उसको नहीं रोक सकते. 225 एक्सपेंसेस. 224 गवर्नमेंट विल टेक एक्शन. 223 गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगा. 222 फ्रीज. 221 फ्रीज. 221 एंटर सर्च एंड अरेस्ट, एंटर सर्च एंड सीज. 219 रिलेटेड पार्टी. 218 में उनके जॉब से नहीं निकालेंगे. 217 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर. 216 ट्रू ओनर. 215 what is it? 214 215 में इंडिविजुअल शुड बी इंस्पेक्टर. 214 25,000. 213 इन्वेस्टिगेशन. 212 क्या लिखा है, एसएफआईओ. 211 एसएफआईओ. 210 इन्वेस्टिगेशन. 209 क्या एंटर सर्च सीज. 208 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर. 207 वो करंट डायरेक्टर, पास्ट डायरेक्टर, उनको मदद करेंगे सिविल कोर्ट का राइट्स. 206 आरओसी नोटिस दे सकता है. आई थिंक इट इज ऑल डन. Okay, done. Yes, thank you so much. क्या बात. Oh, bah. Okay, guys, we're moving on next chapter. I hope you enjoyed this chapter, guys. Okay, let's do it.
मजेदार, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. सो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर गाइस, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज फॉरेन कंपनी. Let's do it guys, and this chapter will start from section number, it will start from section number 379, it will go till section number 393 guys. We are moving on foreign company. इसके बाद में we are going to check director का chapter number 3. So guys the agenda is, अभी सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी, उसके बाद में पढ़ेंगे डायरेक्टर. अभी फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे for 15 to 20 minutes, maybe 25 minutes, and after that I would be starting with the last chapter of director. और उसके बाद में आई थिंक टुमारो आई मे स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम द सिक्योरिटी लॉ और maybe the economic law. From tomorrow we'll be starting for the security law or economic law. Okay guys, are you ready? Are you ready now? Okay. हाँ मिसलेनियस भी, हाँ मिसलेनियस कल पढ़ा देंगे बेटा, मिसलेनियस वाइंडिंग अप कल पढ़ाएंगे. ओके, ऑफिस सिक्योरिटी लॉ, डोंट वरी, ग्रेजुअली विल फिनिश एवरीथिंग. कल हम लोग लेक्चर लेंगे, संडे को नहीं लेंगे, फिर मंडे को लेंगे. ओके ओके, फॉरेन कंपनी तो मे बी नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में हम लोग पूरा क्या पूरा रिवाइज कर लेंगे. ओके, फॉरेन कंपनी, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग व्हाट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग सम एक्टिविटी इन इंडिया इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी. एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, डूइंग बिजनेस आल्सो इंडिया, वो यहां पे मैक वेजी बेचता है इसलिए फॉरेन कंपनी है. एप्पल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में एप्पल क्या सिर्फ दुकानें लगाता नहीं, दुकानें भी लगाए और बिजनेस एक्टिविटी मतलब सेल भी करता है. दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पेप्सी कोका कोला तू, आपसे सवाल दोस्तों, कोका कोला, डू यू थिंक इट इज अ फॉरेन कंपनी? यस, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया. ऑब्वियसली उनका बिजनेस प्लेस है इंडिया में और वो बिजनेस एक्टिविटी भी करते हैं इंडिया में. सो दोस्तों ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट लेगा, लेट इट बी. और एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया दोस्तों, मैं आपको अगर एक सवाल पूछता हूं, कोई इंसान है, कोई इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उन्होंने इंडिया में अभी तक इंडिया में बहुत बड़ा मॉल लेके रखा है, कमिंग सून लिखा है, अभी तक इंडिया में बिजनेस चालू नहीं किया है, सिर्फ मॉल रेंट पे लिया है, क्या मैं इसको फॉरेन कंपनी मानता हूं? आंसर है नो. यहां पे इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है ना, मे बी प्रोडक्शन, मे बी मार्केटिंग, मे बी सेल, सम एक्टिविटी मस्ट बी गोइंग ऑन इन इंडिया. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके ओके गाइस, आर यू देयर? सो आई होप द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैकडोनल्ड्स, KFC, इन्होंने अपनी दुकानें डालकर यहां पे ये मैकवेजी बेचते हैं या कुछ जो भी बेचते हैं यहां पे. आपसे मेरा सवाल है, अमेज़न की तो कोई भी दुकान नहीं इंडिया में, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में आया हुआ है, वो तो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर है और उसका तो इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, पर वो इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट से इंडिया में है, क्या इसको भी फॉरेन कंपनी कहेंगे? आंसर इज यस. अच्छा, कुछ लोग इंडिया में डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, एप्पल ने तो अपने खुद के स्टोर भी खोले हैं, तो वो तो फॉरेन कंपनी माने जाएंगे. पर कुछ लोगों ने अपना बिजनेस खुद से नहीं किया, कुछ एजेंट द्वारा, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं, एजेंट के द्वारा वो मैकडी चलाते हैं, क्या उनको फिर भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा? आंसर इज यस. अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई टेलीकॉम कंपनी है, आई मीन कोई टेलीकॉल्स करता है और कोई ट्रेनर है जो इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में ट्रेनिंग दे रहा है, क्या मैं उसको फॉरेन कंपनी मानूंगा? हां जी, यस. अगर मैं एक बात करूं डेटा सेंटर, एग्जांपल अमेज़न वेब सर्विसेज, जिसके सारे सर्वर इंडिया के बाहर है और यूजर इंडिया में है, तो मुझे बताओ क्या फिर भी हम इसको प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में मानेंगे? यस, क्योंकि वर्चुअली दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया. तो आपको एक कुछ सवाल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा आप कहेंगे सर फॉरेन कंपनी है या नहीं है, ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 40. एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज अगर आप फॉरेन कंपनी हो ही नहीं तो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड कि वेदर दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी और नो. अगर आपका क्लाइंट फॉरेन कंपनी नहीं है, देन यू डोंट हैव टू रीड सेक्शन नंबर 379 टिल सेक्शन नंबर 393. It is very important to be understood that what कि whether this company is a foreign company or not, that is important to be understood. Okay, आपको जानना बेहद जरूरी है. I hope समझ में आ रहा होगा. Okay, आगे बढ़ेंगे. अब एक सेक्शन आया था 379 जिसमें आया था अमेंडमेंट में लिखा था कि बेसिकली फ्रॉम सेक्शन नंबर 379 टिल सेक्शन नंबर 386, फिर 87, 88, 89, 90 को छोड़ दो बिकॉज वो IDR के सेक्शन है, देन 91, 92, यानी कि 380 से लेके 86 एंड देन 92 एंड 93. ये सेक्शन एप्लीकेबल तो फॉरेन कंपनीज को होते ही है, कंपलसरी, लेट इट बी एनी फॉरेन कंपनी. फिर बोलेंगे सर ये 87, 88, 89, 90 एप्लीकेबल कंपलसरी क्यों नहीं होते? बिकॉज वो IDR है. ऐसी कोई फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आकर IDR इशू करती है ना, उन्हीं को ही वो पर्टिकुलरली 4 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है.
यानी कि ये चैप्टर कह रहा है, ये जो अमेंडमेंट कह रहा है कि भारत सरकार, अगर आप सभी जानते हैं मोदी जी का भारत चल रहा है, हम लोगों ने तो सबका साथ सबका विकास देखा है, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वी आर आस्किंग लॉट ऑफ पीपल टू कम इन इंडिया एंड स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया। अगर ऐसे समय पे मान लो पुतिन और मोदी जी साथ में बैठे और वो कह रहे हैं कि रशिया की बहुत सारी कंपनीज को हम इंडिया में भेजेंगे, अगर आप फॉरेन कंपनीज के जो जो बहुत सारे सेक्शन ना, एग्जांपल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो सेक्शन लगाया है वो सेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो क्या मोदी जी आप उस सेक्शन को रिलीज करा देंगे, क्या उसको थोड़ा सा हटा देंगे? तो आंसर यस, ये आया हुआ अमेंडमेंट मोदी ने करवाया है कि अगर मेरी इच्छा है तो मैं कुछ कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट करा के कुछ सेक्शन को शिथिल करा सकता हूं, यानी कुछ सेक्शन को हटा सकता हूं। ये सेक्शन कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज के लिए, कंट्रीज के लिए इन सेक्शन को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ होना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। अगेन फ्रॉम सेक्शन नंबर 379 गाइस, एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड कंपनी। अब बच्चों क्या होता है, अब एग्जांपल लेंगे, दुबई का शेख है और फॉर एग्जांपल इंडिया का शाहरुख खान है, इंडिया का शाहरुख खान ले लो इंडिविजुअल पर्सन, या फिर इंडिया का रिलायंस ले लो, या फिर दोनों के कॉम्बो मिला के कम से कम 50% उनका स्टेक जो है वो अल हबीब दुबई के शेख की जो कंपनी है हुलाला, एग्जांपल कंपनी नाम है हुलाला, उस कंपनी के अंदर इनका 50% मिनिमम शेयर, या हो सकता है इट बी 60%, एक तो अकेले का होगा या बॉडी कॉर्पोरेट का होगा या दोनों का मिला के होगा। हाउ मच? तो इंडियंस आर होल्डिंग मिनिमम हाउ मच? 50% शेयर। तो ऐसी कंपनी ऑल्दो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, रनिंग आउटसाइड इंडिया, स्टिल इट विल बी डीम्ड एन इंडियन कंपनी। आप मुझे बताओ, आपको मेरा सवाल है, ऐसी कंपनी को हम लोग जो है, ऐसे कंपनीज को क्या मानेंगे? ऐसा कंपनी मानेंगे एज इफ इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऐसा मानेंगे, क्योंकि जानबूझ के आपने इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट किया, सारे लोग तो इंडिया के, आपको क्या मस्ती थी, मैक्सिमम लोग तो इंडिया के है, और फिर बाहर जाके आपने तो ऐसा मान लेंगे कि जैसे कि वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक का पैसा बचाने के लिए कुछ कंपनीज को आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि वो अपना पैसा रूट कर सके। पर ऐसे समय पे आपके नापाक इरादे अच्छे नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, बिकॉज हम ऐसे कंपनीज को क्या मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं एज इफ इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उसको वो सारे सेक्शन एप्लीकेबल करवा देंगे जो फॉरेन कंपनी में तो है ही। मैंने कि ये चैप्टर के सारे सेक्शन तो एप्लीकेबल होंगे ही, पर उसको और अदर सेक्शन जो इस कंपनीज एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए वो भी उनको एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखो बच्चा, अगर वो प्योरली फॉरेन कंपनी है ना तो सिर्फ ये चैप्टर के सेक्शन एप्लीकेबल होंगे पूरे के पूरे, पर अगर वो ऐसा जुगाड़ है, वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड हुई है पर इंडिया के लोगों ने ही पैसे डाले हैं, तो उसको फॉरेन कंपनीज का तो सेक्शन लगना ही चाहिए, पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सेक्शन लगना चाहिए जो कंपनीज एक्ट में नॉर्मल इंडियन कंपनी को लगते हैं, बिकॉज हम ऐसे कंपनी को ऐसा मानते हैं कि एज इफ इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बिकॉज इसमें मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स है वो इंडियंस है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बताते 380 की बात करें। अब एनी कंपनी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब एनी कंपनी की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर बाय द फॉरेन कंपनी। व्हाट इज दिस 380? आज सभी जानते हैं इंडिया में आरओसी बहुत है, देयर आर सो मेनी आरओसीज इन इंडिया, There are so many ROCs in India। आप मुझे बताओ कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल लुइस फिलिप, या मान लो कि पेपे ले लो, या फिर मान लो पेप्सी ले लो, कोका कोला, वो इंडिया में आए। इंडिया में आने से पहले दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ इन आरओसी बिफोर दे कम, और दे हैव टू रजिस्टर विदिन 30 days। they have to come here, they have to start their business, और 30 दिनों के अंदर, इंडिया में आने के 30 दिनों के अंदर उन्होंने दिल्ली आरओसी जाके अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। अब उसकी 2 माह हो जाएगी, एक माह उसकी यूएसए में, एक माह उसकी इंडिया में जाएगी। वो इंडिया के माँ को बोलेगा, माँ मुझे भी अपना बना लो, माँ मेरी माँ एक जो है ना अपनी मेरी खुद की माँ उधर है, पर तुम मेरी सौतीली माँ हो, तुम मुझे भी अपना, तुम मुझे अपना लो माँ, क्योंकि मैं इंडिया में अब बिजनेस करना चाहता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर इंडिया के माँ बोलेगी, भाई अब तुमने इंडिया में आ रहे हो तो यू हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट देंगे? इधर का डायरेक्टर, उधर का डायरेक्टर, इधर का ऑफिस, उधर का ऑफिस। आपको समझ? इधर का डायरेक्टर यानी कि इंडिया में कौन से डायरेक्टर, उनकी लिस्ट, उधर कौन से डायरेक्टर है यूएसए में, उसकी लिस्ट, इधर के ऑफिस का एड्रेस, उधर के ऑफिस का एड्रेस। तो साथ साथ हमें आपको क्या देना होगा मालूम है? कि हमारे कंपनी में आज तक जितने भी डायरेक्टर थे उसमें से किसी के भी चरित्र पर दाग नहीं, और गलती से कंपनी पहले इंडिया आई थी और छोड़कर चली गई है, तो मां एक सवाल पूछेगी कि पहले तुम आए थे बेटा, तुम छोड़कर क्यों गए थे, उसकी वजह भी मुझे बताओ। सो ऑल दिस 6 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज पर सेक्शन नंबर 380, देन यू गेट रजिस्टर्ड। ये फॉर्म होता है FC1, फॉरेन कंपनी फॉर्म नंबर 1 में आपको डेटा सबमिट करना बहुत जरूरी है। ओके
Now it's time to talk about section number 381, accounts of foreign company. जैसे आप सभी जानते हो सेक्शन नंबर 128 and 29 they were supposed to maintain the books of accounts. तो अगर इंडिया की कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, so don't you think it is important for all the foreign companies to maintain, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को, यानी कि गूगल को, फेसबुक को, अमेजॉन को, KFC को, पेपे को, क्या बोलते हैं उसको, पेप्सी को, कोका कोला को, MI को, एप्पल को, सैमसंग को, डोंट यू थिंक ऑल दिस कंपनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज़ हमको ये समझना चाहिए कि आखिर हमें ये कितना लूट रहे हैं। अरे ये तो समझे कि हमारे इंडिया में आखिर इन्होंने हमें कितना लूटा कितना है। दैट्स व्हाई दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मेंटेन नहीं करना उनको इंडिया के आरओसी को सबमिट भी करना पड़ेगा। कब? उनके कैलेंडर ईयर में, भले वो कैलेंडर ईयर मेंटेन करते हो। इंडिया का फाइनेंशियल को तो 31 मार्च खत्म होने के 6 महीनों के अंदर फर्दर एक्सटेंशन दे, यानी कि 31 मार्च के बाद में के 6 महीने के अंदर इन्होंने सपोज टू सबमिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको, आरओसी। और वो भी अगर इन्होंने किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा, दे आर सपोज टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू व्हाट, इंग्लिश। वो इंग्लिश में देना जरूरी है, और साथ साथ में इनको बहुत सारा और डॉक्यूमेंट भी देना जरूरी है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखो ये सब बैलेंस शीट एंड पी&एल अकाउंट, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट टू किसको, रजिस्टर। अब एक बात है, अब इनको एक बात आपको सभी को समझना पड़ेगा, जिस तरह से आप सभी जानते हो, हमने वी हैव सीन सेक्शन नंबर 128, हम लोग फैट की बात करते हैं कि हम लोग ने फॉर्म शेड्यूल 3 फॉलो करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए एंड ऑल दैट, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। उसी तरह से इनको भी लिखा है कि दे आर सपोज टू फॉलो व्हाट, शेड्यूल 3 उन्होंने फॉलो करना चाहिए, और साथ साथ में इन सब चीजों का भी डेटा उन्होंने सबमिट करना चाहिए। सर ये सब क्या है? दे आर सपोज टू सबमिट दिस 3 डॉक्यूमेंट्स, आरपीटी, हाँ, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो भी उन्होंने किए उसका डेटा भी आरओसी को देना पड़ेगा, यानी कि रिपेट्रिएशन, यानी कि इंडिया से कितना पैसा उन्होंने उनके कंट्री में लेके गए वो डेटा देना पड़ेगा। या फिर लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कितना रिपेट्रिएट किया, कितना फंड्स इंडिया से बाहर लेकर गए, इन सब का डेटा आरओसी को देना चाहिए। एक सवाल है, ये भूल जाओ कि ये सेक्शन लिखा क्या है। सवाल उठ रहा है कि कोई फॉरेन कंपनीज को इतना डेटा क्यों मांग रहे हैं। अंडरस्टैंड करो, हमें भी जानना होगा। एक तो पहली बात, फिरंगियों को इंडिया में मत बुलाओ, क्योंकि ये इंडिया के ऊपर, इंडिया को बजा रहे हैं। इनकी वजह से इंडिया में कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। आप सभी जानते हो, अमेजॉन आने के बाद में इंडिया के सारे ग्रोसरी शॉप से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप की वाट लगी। एक तो पहली बात, वी आर गिविंग देम चांस टू कम इंडिया एंड स्टार्ट देयर बिजनेस। इट इज आवर पावर, और इट इज, आई थिंक वी शुड आस्क देम कि भाई तुमने कितना पैसा हमारे इंडिया से कमाया, ये तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताओ, तुम्हारे कितनी ब्रांचेस इंडिया में, एवरीथिंग शुड बी, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका सब कुछ हमने हमारे पास में लेना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सब डेटा लेने पर हम लोग पूरा जानकारी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड करो, सेक्शन को मत समझो, सेक्शन व्हाट, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई। ये व्हाई अगर समझेगा ना, ये क्या लिखा है आपको, अच्छा है यार, ये सब पूछना जरूरी है। क्यों? बिकॉज ये सब जाना कि लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एस्टैब्लिशमेंट व्हाट इंडिया, ये सब जानकारी उनसे लेना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड। वी आर मूविंग ऑन सेक्शन नंबर 382, डिस्प्ले ऑफ नेम। अब देखो भाई, कोई भी कंपनी इंडिया की हो या इंडिया की बाहर की हो, कोई भी बायर जो हो उसको समझना चाहिए कंपनी भारत माता की है या फिरंगियों की है। इसलिए उनके सारे ऑफिस और उनके जो प्लेस ऑफ बिजनेस उनके बाहर लगाना चाहिए कि कंपनी का नाम क्या है और कंपनी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, वो भी ना सिर्फ इंग्लिश में, वहां के रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना बेहद जरूरी है। देखो यहां पे लिखा है एग्जिबिट ऑन, क्या लिखा है देखो यहां पे, देखो लिखा है आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस वेयर इट कैरीज ऑन द बिजनेस, नेम ऑफ द कंपनी एंड कंट्री। समझा, कौन सी कंपनी से, क्या कंपनी का नाम क्या है, कौन से कंट्री से है, और वो भी अपनी लैंग्वेज में भी लिखना जरूरी। साथ साथ में यहां पे इन्होंने कुछ नाम दिए, बिल हेड्स, लेटर हेड्स और ये सब कुछ। आपका जो भी होगा, मान लीजिए आपका विजिटिंग कार्ड है, आपका एनवलप है, या आपका बिजनेस लेटर या लेटर हेड है, वहां पे भी आपने सब लिखना चाहिए जो मैंने बोला। क्या नाम लिखेगा, आपका कंपनी का नाम क्या है और आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। यहां तक कि इन सब जगह पे आपने ये भी लिखना चाहिए कि हमारे कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी, आप सभी लोग सीए फाइनल के छात्र हैं, आपको समझा होगा लिमिटेड अनलिमिटेड क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि जो बायर उसको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी जो बंदा डील कर रहा है, जो डायरेक्टर्स, उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ओके, ये सब होना चाहिए, फॉर्मेलिटी की बात है। देखो भारत, हमको पहले ही अंग्रेजों ने बहुत लूटा है मेरे भाई, बहुत लूट के, वो लूट के गए, हम वापस उसी रास्ते पे ना जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए। ओके गाइस, वी आर मूविंग ऑन सेक्शन नंबर 283। अब सोचो जीएसटी डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजना है माइक्रोसॉफ्ट को कि साहब तुमने 1,25,000 रुपए का जीएसटी डुबाया। अब नोटिस के यूएसए को भेजे और उसको कब मिलेगी, कब वहां से रिप्लाई आएगा। इसलिए बोला कि जो पर्सन का नाम सेक्शन नंबर 380 में आपने
इंडिया के ऑफिस का एक नाम दिया था और इंडिया के बंदे का नाम दिया था। एक इंडिया के ऑफिस में भी लेटर भिजवा दो और इंडिया के बंदे को भेजवा दो, ऐसा हम लोग मान लेंगे कि आपके यूएसए वाले ऑफिस को मिल गया। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं साहब। It is not our responsibility, or it is not the responsibility of our department to send notice to your head office. आपके डायरेक्टर यूएसए में बैठे, हम लोग नहीं भेजेंगे साहब। हम इंडिया में जो आपने बंदा अपॉइंट किया है ना, जो जिसका नाम आपने 380 में दिया है और इंडिया का ऑफिस का जो एड्रेस है, हम वहां पे भिजवा देंगे। ऐसा मान लेंगे कि नोटिस सबको मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, आर यू रेडी गाइस? ओके, डेट 384, ये सारे जो सेक्शन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए वो ज्यादा कवर नहीं किया, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। 384 में इसमें कमेंटमेंट है सीएसआर, और ये बहुत सारे सेक्शन भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है, आप देख रहे होंगे। ये क्या है मालूम क्या? एक वर्ड आपने सुना होगा, मुटाटिस मुटांडी, जैसे के तैसे। यानी कि ये जो सेक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट का, सेक्शन नंबर 128, सेक्शन 135 सेक्शन है सीएसआर। अब ये क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे इंस्पेक्शन इंक्वायरी का सेक्शन है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेक्शन है इंस्पेक्शन इंक्वायरी, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा 206 से 229, 135 सीएसआर, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बोलते हैं जिस तरह से ये सेक्शन भारतीय कंपनी को एप्लीकेबल है, मुटाटिस मुटांडिस या थोड़ा बहुत चेंज करके इन कंपनीज को एप्लीकेबल है। सिर्फ इसमें याद रख लो, ये कुछ ज्यादा दिमाग में ये बोलना है, ये जो इतने नाम है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन, एनुअल रिटर्न, ये सारी जो चीजें हैं, जैसे भारतीय कंपनी को ये जो कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन एप्लीकेबल है, ये 4-5, वो सारे के सारे सेक्शन इन फिरंगियों के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि फिरंगियों को ये सारे सेक्शन की भी पूर्तता करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। या थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। एक तो ऐसे एज इट इज फॉलो कर लो, या थोड़े बहुत चेंजेस उनको दिए होंगे वो फॉलो करना, पर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 385 फीस की बात करें, अब इसके संबंध 380 से है। 385 एंड 380 बोथ आर हाईली कनेक्टेड। इन सेक्शन नंबर 380 से यू सेड यू विल गो टू वेयर। आपने 380 के बारे में क्या बोला? 380 बोला आपने कि दिल्ली के आरओसी में जाके, दिल्ली के आरओसी में जाके आप लोग अपने आप को रजिस्टर करा लेना 30 दिनों के अंदर। पर 385 कह रहा है कि उसकी फीस कितनी होगी, कितना फीस लगेगा? उसकी फीस उतनी होगी जो सेक्शन नंबर 385 कह रहा है। फिर 385 में हमने पूछा भाई फीस कितनी होगी, बोले एज मे बी प्रेस्क्राइब। बताओ ये सेक्शन कितना वाहियात है, क्या करे ऐसे सेक्शन का, कितना वाहियात सेक्शन है बेवजह। आगे बढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। It's time to talk about interpretation। बहुत ही इजी सेक्शन है, बड़ा तुच्छ सेक्शन है। यहां पे लिखा है सर्टिफाई का मतलब क्या होता है? सर्टिफाई मतलब क्या? मींस द सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू बी ट्रू कॉपी। क्या करेंगे इसका मतलब? कुछ इसका क्वेश्चन ही नहीं। बोलते कि इस चैप्टर में जब भी सर्टिफाई हुआ इसका मतलब ट्रू कॉपी है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा। डायरेक्टर का मतलब ये होता है, अगर इस चैप्टर में डायरेक्टर का मतलब ये हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में डायरेक्टर ने कुछ और भी वर्ड हो सकता है, तो बोलता है हमारे कंपनी एक्ट में हमने उसको नाम दिया है, उच्च आदमी का नाम डायरेक्टर है, और हम लोग डायरेक्टर बोलने की परंपरा प्रथा है हमारे पास में। हो सकता है दूसरे कंट्री में डायरेक्टर ने कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे। तो वो बोलते हैं कि फॉरेन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग कह रहे डायरेक्टर है, तो इसका यह मतलब है कि डायरेक्टर मतलब डज नॉट मीन ओनली डायरेक्टर, एनी पर्सन जिसके इशारे पे कंपनी चल रही है वो डायरेक्टर माना जाएगा। सो एज पर फॉरेन कंपनी डायरेक्टर मीन्स व्हाट? डायरेक्टर मींस ओनली नॉट ओनली डायरेक्टर मींस एनी पर्सन हु इज गिविंग डायरेक्शन, और जिसके मुताबिक कंपनी काम करती है। देखो यहां पे लिखा है अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन कंपनी और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के काम करते हैं। तो डायरेक्टर मींस डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या जिनके इशारे पर कंपनी काम कर रही है। और लास्ट में प्लेस ऑफ बिजनेस, व्हाट डज इट मीन? अरे प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? अरे बच्चों प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? याद रखने सी बात है, हमने फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देखा है, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? कि इंडिया में सेल होना जरूरी है? हाँ। क्या इंडिया में प्रोडक्शन, एक तो प्रोडक्शन कर लो, एक तो सेल कर लो, एक तो कुछ कर लो, मार्केटिंग कर लो, ये इसमें से कुछ एक्टिविटी हो। अगर ये सब नहीं हो रहा है, पर ये भी अगर हो रहा है, अगर आपका इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, फिर भी आपको फॉरेन कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिनेशन में पूछेंगे। XYZ कंपनी है, दुबई में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में कुछ माल बेचती नहीं, सिर्फ इंडिया में उनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, या फिर उनका इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, क्या इसको फॉरेन कंपनी मानेंगे? एंड द आंसर इज यस, इसको फॉरेन कंपनी मानना चाहिए, इसको फॉरेन कंपनी मानना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 387, 88, 89 एंड 90। कम ऑन गाइस, देखो थोड़े सेक्शन बचे, लास्ट 5 मिनट्स फॉर दिस चैप्टर। जोश हाई होना चाहिए आपका। हाउ इज द जोश? इट शुड बी हाई। ओके, कम ऑन गाइस, नाउ चेक इट आउट बेबी। देखो भाई, फॉरेन कंपनी में 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेंट्रेट करो, अगले 5 मिनट में खत्म होने वाला है। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड
ओके हाय हाय, चलो चलने दो, मैं देखता हूँ जरा बच्चे कितने लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुमित अननोन, नुपुर कैरी वेरी हाई, सिद्धार्थ कह रहा है वेरी हाई वेरी हाई 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 हाई। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट गाइस। 387, 88, 89 एंड 90 चार सेक्शन का एक क्या बोलते हैं, एक बंडल है। इनको समझने के लिए सबसे पहले 390 को समझना जरूरी है। इससे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईडीआर। आपने जीडीआर सुना होगा। आईडीआर क्या होता है? मान ली कोई फॉरेन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस इन इंडिया, दे नीड फंड्स इन इंडिया। और मान ली केएफसी और मैकडी दे नीड्स फंड्स इन इंडिया, सो वो सोचती कि चलो यूएसए से पैसे इंडिया लेकर आएंगे। बट देन लेटर ऑन दे अंडरस्टूड देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर डन रिक्वायर्ड टू बी डन एज पर आरबीआई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, उनको बाहर से पैसा अगर इंडिया में लाएंगे तो फेमा के हिसाब से भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इंडिया में से ही पैसा रेज करते हैं, इंडिया में उन पैसों को लगाते हैं, इंडिया में ही पैसा है उसको कमा के उनको वापस लौटा देंगे, क्यों फॉरेन से लेकर आए। तो अगर ऐसे लोगों को इंडिया में पैसे चाहिए तो क्या करते हैं, वो इंडिया में आईडीआर इशू करते हैं। सर आईडीआर इशू कैसे, तो वो सेबी में पढ़ा है, पर एक झलक मैं बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट को आईडीआर लाना है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, उनके नजदीकी बैंक को कांटेक्ट करेगा। एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास में वो अपने असेट्स, अपने शेयर्स को गिरवी रखता है। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया की बड़ी बैंक एसबीआई को कांटेक्ट करता है। एग्जांपल एसबीआई को कांटेक्ट करता है और एसबीआई को बोलता है, हे एसबीआई, तुम आईडीआर माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे इशू करवा दो 2000 करोड़ के, और 2000 करोड़ पैसे जमा कर लो मार्केट से। फिर मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने पैसे दे दिए 2000 करोड़। फिर हमने एसबीआई को बोला, ये आपको पैसे दे रहे हैं, ये पैसे कौन यूज करने वाला, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं दिया तो एसबीआई बोलता है, डरो नको, मैं बैठा हूं यहां पे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं यहां पे बैठा हूं। तो हमने पूछा एसबीआई तुम कहां से लाओगे पैसा अगर उसने नहीं दिया तो? बोलते एसबीआई बोलता है कि मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने गारंटी दी है कि अगर इन्होंने पैसा नहीं लाके दिए तो पैसे नहीं मिले तो उनके शेयर्स हमारे पास गिरवी रखे हुए। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इनके शेयर्स को बेच के पैसा एसबीआई को देंगे और एसबीआई ये पैसे आम आदमी को देंगे। 100% सिक्योर ट्रांजैक्शन। मोरओवर ऑल द आइडियाज आर ट्रेडेबल ऑन व्हाट एनएसई बेस, वो ट्रेडेबल होते हैं, उसको बाय सेल कर सकते हैं आइडियाज को। चलो ठीक है, इससे क्या अभी उसका मतलब नहीं, पर आपको समझना चाहिए सेक्शन नंबर 390 कहता है कि जब भी कभी आईडीआर इश्यू होंगे ना, एज पर सेक्शन 390 इट हैज टू बी एज पर द रूल्स डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। आपको ये बात याद रखना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 390 में देखो लिखा है, देखो मैं 390 पढ़ रहा हूं, 390 का है, 390 का है, देखो यहां लिखा है 390। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हुए हैं और सेबी ने और आरबीआई ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आईडीआर का इशू होना चाहिए। ये 390 है। फिर आप बोलेंगे सर सेक्शन नंबर 387 तो बाकी है, तो 387, 388, 89 अब मैं बैक टू बैक पढ़ाऊंगा, अब आपको समझ में भी आएगा। व्हाट इज 387? 387 देखो, डेटिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब सवाल उठा, सर ये प्रोस्पेक्टस बीच में कहां है? देखो बच्चों, भारत में कोई भी इंसान जब शेयर्स लाता है ना, कोई भी कंपनी शेयर, तो उनको प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है ताकि कंपनी के बारे में लोगों समझे। इसी तरह से अगर आईडीआर को इंडिया में लाना है तो एज पर सेक्शन 387 उनका प्रोस्पेक्टस लाना जरूरी है। और प्रोस्पेक्टस में कुछ चीजों का लिखना अनिवार्य है। एक, प्रोस्पेक्टस में एमओए होना चाहिए, साथ साथ में प्रोस्पेक्टस की ये होना चाहिए कि कंपनी जो है कौन से लॉ को फॉलो करती है, कौन सा कंपनीज एक्ट फॉलो करती है। ये जो फॉरेन कंपनी का अगर कंपनी लॉ है, देखो कंपनी लॉ उनका हो सकता है 2000 पेजेस का है, वो तो प्रोस्पेक्टस के साथ में नहीं चिपकाएंगे। इसलिए यहां पे लिखना होता है जरूरी कि देखो यहां पे ये सब लिखा हुआ है कि आखिर कौन से ऐसी जगह पे किसी इंसान को अगर ये लॉ पढ़ना ही है तो किस जगह पे इंडिया के एड्रेस पे रखा हुआ है। देखो पहली बात तो प्रोस्पेक्टस लाना जरूरी, 390 में आईडीआर लाना है तो प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा 387 के हिसाब से। प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? एक, क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? एमओए होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस के साथ में भाई और बहनों क्या होना चाहिए कि कौन से लॉ को फॉलो करती है होना चाहिए। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, अगर वो लॉ को फॉलो करते हैं तो वो लॉ अगर पूरा अगर आप जोड़ के नहीं दे सकते तो लोगों को ये बताना पड़ेगा किसको अगर लॉ पढ़ना है तो कौन सी जगह पे रखा हुआ है। साथ साथ में उनका जो उधर का ऑफिस है, जो यूएसए का ऑफिस है, उसका भी एड्रेस यहां पे रखा होना चाहिए और कौन से कंट्री में वो कौन से डेट पे इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बारे में भी वहां पे डेटा होना चाहिए। यानी कि 5 डिटेल्स ये वहां पे होना जरूरी है। पर इतना ही नहीं, सेक्शन नंबर 26 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 26 आप जानते हैं
ये सेक्शन नंबर 26 जो है प्रोस्पेक्टस के लिए एप्लीकेबल है, क्या यानी कि इंडिया में प्रोस्पेक्टस के साथ में कौन सी चीजें दी जाती है वो 26 में है। तो 26 को जो लिखा है वो तो करना ही चाहिए, पर ये भी एडिशनल रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करना पड़ेगा, ऐसा 387 में लिखा है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इंडिया में आइडिया लाना है माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट को प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? लॉ होना चाहिए, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, वो लॉ डिटेल में पढ़ना है तो कौन से एड्रेस पे रखा वो होना चाहिए, एमओए होना चाहिए, वो उधर का इंडिया के बाहर का एड्रेस होना चाहिए, और कंपनी कौन से डेट पे इनकॉर्पोरेट हुई है और कौन से जगह पे इनकॉर्पोरेट हुई है इसका भी डिटेल होना चाहिए, क्योंकि लोग वहां पे पैसे डालेंगे तो लोगों को ये तो पता होना चाहिए आखिर कंपनी कहां से आई है, कौन से कंट्री से है, उसके लिए डिटेल्स होना चाहिए। व्हाट इज सेक्शन 388? ये तो आपने आईपीसी में इंटर में पढ़ा होगा। नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इश्यूड अनलेस द कंसेंट इज टेकन फ्रॉम वन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट खुद पढ़ता है और एक्सपर्ट को लगता है कि उसकी सम्मति और एक्सपर्ट को लगता है कि सब कुछ सही है, तो एक्सपर्ट के कंसेंट देने के बाद ही ये प्रोस्पेक्टस जनता में इशू करता है। अगर एक्सपर्ट ने पहले कंसेंट दिया था और बाद में कंसेंट निकाल लिया, फिर भी ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, अदरवाइज नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड इन द पब्लिक। ओके, ये भी समझाओगे। व्हाट इज सेक्शन नंबर 389? इट इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो बच्चों, प्रोस्पेक्टस के आपने इशू करा या प्रोस्पेक्टस आपने कर दिया, पर जब तक आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी को रजिस्टर नहीं करा तो प्रोस्पेक्टस पब्लिक में आता नहीं। कॉन्सेंट्रेट करना, देखो बहुत एग्जामिनेशन पास में आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। हम लोग सारे अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं और इतने रफ्तार से कर रहे हैं, इतने रफ्तार से आपका अकेले में नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करके मैक्सिमम लॉ हम लोग खत्म करेंगे, डोंट वरी। आपको बताना है मुझे 390 क्या बोल रहा है। 390 सेज कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है प्रोस्पेक्टस का आरओसी के साथ में। तो रजिस्ट्रेशन करते समय डायरेक्टर और चेयरपर्सन का, दो डायरेक्टर और चेयरपर्सन का साइन होना चाहिए। देखो, दो डायरेक्टर और यहाँ पे चेयरपर्सन का साइन होना चाहिए। किसके ऊपर? प्रोस्पेक्टस के ऊपर। साथ साथ में वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहिए, जैसे कि वहां पे अंडरराइटिंग कमीशन का, अंडरराइटर जो कमीशन होगा उसके बारे में देखो, अंडरराइटिंग कमीशन एग्रीमेंट जो होगा वो लगाना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का एग्रीमेंट लगाना चाहिए। साथ साथ में वहां पे क्या करना चाहिए कि हमारे डायरेक्टर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे या पिछले 2 साल में कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे या फिर कोई एक्सपर्ट का कंसेंट आपने लिया होगा, इन सब डॉक्यूमेंट्स को भी हमें अटैच करके आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि ये बात को वापस रिवाइज कर लेते हैं। एज पर सेक्शन नंबर 389, एक बार एक्सपर्ट ने कंसेंट दे दिया, इस प्रोस्पेक्टस को जनता में इशू नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल it is submitted to ROC। and what documents are required to be submitted with ROC? 1, एक्सपर्ट का कंसेंट। 2, एमडी डायरेक्टर के साथ में किया एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड द लास्ट में आपके कंपनी के मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल सच डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू कम ऑन ROC, then only this prospectus will be registered. And now what is section number 391? 391 is about the application of section number 34, 36. 34, 35, 36 is about अगर प्रोस्पेक्टस में अगर आपने झूठी बातें लिखी होगी या लोगों को ठगने के लिए, फंसाने के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे और लोग फंस जाते हैं ना, तो उस केस में सिविल और क्रिमिनल वहां पे पनिशमेंट की जाती है। ऐसा इंडिया के सारे कंपनी को एप्लीकेबल है। तो ये कह रहा है अगर हमने इंडिया वालों को नहीं छोड़ा, साला तुम हो कौन बे? साला हमने इंडिया की कंपनी ने अगर गलत काम किया तो हमने उनको बजा दिया, तुम अगर तुमने किया तो तुम्हें ठोक देंगे, तुम्हें भी सेक्शन नंबर 34, 35 और 36 लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है देखो 392 तो पनिशमेंट के बारे में कुछ मतलब नहीं है। आगे 393 एक वर्ड सुनते हैं आप, कैन बी स्यूड, कैन नॉट सू, यानी कि मतलब क्या, जो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, कोई भी कंपनी जो इंडिया में आ रही काम कर रही है बट दे वर नॉट रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन नंबर 380, या फिर इस चैप्टर के कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया उन्होंने, तो ऐसा कहते हैं कि अगर उनके साथ में गलत हुआ तो उनको सहना पड़ेगा। लोग उनके ऊपर सू कर सकते हैं पर वो सू नहीं कर सकते। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा? दे कैन बी स्यूड, दे कैन नॉट सू। यानी कि उन्होंने गलत किया तो लोग सू कर देंगे, यानी कि लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। पर अगर मान लीजिए मैं गया KFC में, मैंने उनके चेयर फोड़ दिया, उनका फर्नीचर तोड़ दिया, उनके पैसे नहीं दे रहा हूं, फिर भी वो मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। समझ में आ रहा है? पर KFC ने मुझे कुछ गड़बड़ किया, वह एप्पल कंपनी ने मुझे खराब एप्पल फोन बेच दिया, तो मैं उनके ऊपर जरूर केस कर सकता हूं। ये 393 है। आई होप दिस चैप्टर इज ओवर। लेट्स रिवाइज गाइस, वेलकम बैक। सो दिस चैप्टर इज ओवर। बहुत खुशी की बात है गाइस,
एक बार रिवाइज करते फिर मैं पूछूंगा कैसा लगा आपको. So we are moving on section number 379 to section number 393. वापस से एक बार रिवाइज करते 379 सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 42 के हिसाब से आपको जवाब देना है. फॉरेन कंपनी, एक बार रिवाइज कर लो मेरे बच्चों, एक बार रिवाइज कर लो. एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, having place of business in India and doing some what activity in India is called as what foreign company. Example, Microsoft, KFC, McDonald's, Pepsi, Apple, Samsung. What is section number 379? 379 में अमेंडमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो कुछ सेक्शन जो 380 से 86 एंड 90 to 93 जो है वो कुछ फॉरेन कंपनी को अप्लाई नहीं करेंगी, छोड़ देंगी, छूट दे देगी. वन मोर थिंग, कभी कभी हम लोग उस कंपनी को डीम्ड इंडिया की कंपनी मानते हैं, ऐसा मानेंगे कि वो इंडिया की इनकॉर्पोरेटेड. अगर कंपनी एग्जांपल वाज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मिनिमम 50% ऑफ द शेयर कैपिटल वाज बॉट बाय एन इंडिविजुअल पर्सन ऑफ इंडिया और एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ऐसा मानेंगे कि वो इंडिया की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है. उसको उतना, उसको क्या होगा, उसको तो इस चैप्टर के सेक्शन एप्लीकेबल होंगे ही, कुछ और भी हो सकते हैं. व्हाट इज सेक्शन नंबर 381? अरे बोलो ना 381 क्या है. 380 बात करेंगे. आपको 30 दिनों के अंदर कहां जाना पड़ेगा, दिल्ली आरओसी में. 381 क्या है, अरे बोलो भाई. बुक्स ऑफ अकाउंट्स 382 क्या है. आपने ऑफिस के बाहर नाम लिखना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में भी लिखना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आना चाहिए. लिमिटेड लाइबिलिटी 383 क्या लिखा है. किसको नोटिस भेजेंगे आप. इफ जीएसटी वांट्स टू से नोटिस उसको भेजेंगे द पर्सन हुज नेम वाज गिवन इन सेक्शन नंबर 380, और उन ऑफिस में भेजेंगे जिसका नाम 380 में दिया था. 384 काम का सेक्शन नहीं. 385 क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब फी एज मे बी प्रिस्क्राइब फीस व्हिच इज एप्लीकेबल वाज सेक्शन नंबर 380. जो लोग दिल्ली में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे उनको फीस उतनी देना पड़ेगी जो 385 में लिखी. 386 सर्टिफाई मतलब ट्रू कॉपी. डायरेक्टर मतलब वो भी लोग होते हैं जिन्होंने गाइडेंस किया, जिनके डायरेक्शन पे कंपनी चलती है. एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस एज वेल एज शेयर ट्रांसफर ऑफिस. व्हाट इज सेक्शन नंबर 387? कम ऑन टेल मी नाउ. चालू है, समझ में आ रहा है. पर केएससी ने मुझे कुछ गड़बड़ किया है, एप्पल कंपनी मुझे खराब एप्पल फोन भेजा. नहीं चालू है. बफरिंग मेरा हो रहा है. वीडियो प्रॉब्लम बफरिंग. आगे तो आप उधर से आपने जहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे आपका रिफ्रेश करो उसको. बफरिंग हो रहा है. कॉल करना प्रसाद को जल्दी से. कॉफी भी आपने नहीं ना, क्यों, अरे कहाँ टाइम मिला. ठंडी भी हो गई वो कॉफी, गर्म करके लाओ. अरे कॉल कर, हो गया मेरा. बफरिंग हो रहा है आपका कॉफी. नेट का प्रॉब्लम. वो दरवाजा खोल दे, नेट आएगा. कॉफी तो चले जाओ, खत्म करो फ्रेश हो कॉफी. वीडियो बफर हो रहा है, वीडियो बफर हो रहा है.